हजारों लड़कियों की तरह जिनकी शादियां होती हैं और पहली रात वो कमरे में घूंघट ओढ़े अपने पति का इंतजार कर रही होती हैं, वैसे ही मैं भी अपने पति तरुण का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद से हुआ था और मैं तरुण को पहले से नहीं जानती थी। इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे कि वो कैसा होगा और उसका रवैया मेरे साथ कैसा होगा। उन सब सोचों में मैं गुम बैठी थी। पता भी नहीं चला कि रात के 10 बज गए। नींद तो मेरी आंखों से दूर चली गई थी। मैं कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपने हाथ में बंधी घड़ी से वक्त को देखती। क्या मेरी तरह सब लड़कियों के पति पहली रात ऐसा ही करते हैं? गर्मियों के दिन थे, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। दिल कर रहा था कि बाहर जाकर सहन में बैठ जाऊं। अचानक मुझे मेरे साथ वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ तरुण की लग रही थी, क्योंकि जिस वक्त वो हमारे घर आए थे मुझे देखने, तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन सबकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थीं। मैं बाहर उठकर जाने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। रात का 1 बज रहा था और तभी अचानक दरवाज़ा खुला। अंधेरे में चेहरा तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। पहली रात अपनी दुल्हन के साथ, भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तरुण कहने लगे, मैं अपनी माँ के कमरे में था और मैं अपने माँ की टांगें दबा रहा था, और मैं शादी से पहले भी हर रात माँ की टांगें दबाता हूँ। पहली रात तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि वो तरुण की माँ है और तरुण का फ़र्ज बनता है अपनी माँ का ख्याल रखना। लेकिन मैं हैरान थी, क्योंकि ये तरुण का रोज का काम बन चुका था। वो शाम होते ही अपनी माँ के कमरे में चला जाता और दोनों अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। रात के 12 या 1 बजे वो चुपके से कमरे में आता और मेरे साथ लेट जाता। मुझे अपने पति का ये रवैया थोड़ा सा शक में डाल देने वाला लगा कि भला मेरा पति इतनी देर तक अपनी माँ की टांगें दबाता रहता है। एक दिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं ये राज जानकर रहूंगी कि सास और मेरे पति कमरे में क्या करते हैं। और फिर एक दिन, मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं कई लड़कियों की तरह बहुत अमीर या गाड़ी और बंगला रखने वाले घर में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि मैं बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था। हम 3 बहनें थे। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें थीं जिनका नाम तनुश्री और पूजा था। वो मेरी सगी बहनें नहीं थीं, क्योंकि मेरे पापा ने 2 शादियां की थीं। मेरे पापा की पहली शादी हुई तो उनकी पत्नी उनको 2 बेटियां देकर इस दुनिया से जा चुकी थी। उनका देहांत हो गया था। उन्हें एक बीमारी थी और वो इस बीमारी में बिल्कुल ख़त्म हो गई थीं। पापा को बेटे की ख्वाहिश थी, उनका कोई बेटा हो, वो यही चाहते थे। पहली पत्नी तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए बेटे की ख्वाहिश ने पापा को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब पापा ने दूसरी शादी की और शादी के बाद मैंने जन्म लिया। जब माँ पेट से हुई थी तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे और यही कहते थे कि अब ऊपर वाला मुझे बेटा देगा। लेकिन उनका चेहरा उस दिन मुरझा गया जब बेटे की जगह मैं पैदा हुई। पापा ने इस बात को इतना दिल पर लगा लिया कि वो चारपाई पर जा लगे और उन्हें पैरालाइज हो गया। हम इतने अमीर न थे कि कोई ना कमाता और घर बैठे बिठाए ही हमें सब कुछ मिलता रहता। ना ही आज की दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद करे। मेरी दोनों सौतेली बहनों की शादी उस वक्त हो गई थी जब पापा बिल्कुल ठीक थे और वो अपने घर बार वाली थीं। वो दोनों साल में कभी 1-2 बार हमारे घर का चक्कर लगा लेती थीं, वरना कभी नहीं आती। मैं भी उस वक्त बहुत छोटी उम्र की थी। माँ बहुत परेशान थीं, क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। माँ हर वक्त यही सोचती और यही कहती कि काश मेरा कोई बेटा होता तो घर का बोझ उठाता। हमारे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई और फिर मजबूरन मेरी माँ लोगों के घर की सफाइयाँ करने लगी। उनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थीं। मुझे 10वीं के बाद पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने भी स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि इससे आगे पढ़ना हमारे बस की बात न थी। इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीदी जा सकें। माँ काम पर चली जाती और मैं सारा दिन घर के कामकाज करती, और कभी कभी तो माँ मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना बचपन ऐसे ही गुजारा। मैं एक बहुत ही प्यारी सी नर्म नाजुक लड़की थी, दूधिया रंग, सुंदर से नए नक्श। जब कभी मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाहर बाजार की तरफ चली जाती तो लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी माँ को यही कहते कि ये तो आपकी बच्ची लगती ही नहीं, ये तो परी की तरह लगती है। जब मेरी उम्र 16 साल की थी, मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब घर की तरफ देखती थी तो मुझे अपनी माँ की तरफ देखकर दुख होता था कि वो कैसे हमारा पेट पाल रही हैं, किस तरह वो इतनी मुश्किल से पापा की दवाइयों का खर्चा उठाती हैं।
मैं कभी कभी रोती थी कि ऊपर वाले ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है। मेरी माँ का क्या नसीब लिखा है, ऊपर वाले को जरा भी तरस नहीं आया मेरी माँ के मुकद्दर को लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती कि काश ऊपर वाला मुझे लड़का बनाकर भेज देता तो मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में कुछ सहारा बन पाती। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले के हाथ में हो। तो मैं अपनी माँ की ज़िंदगी बता रही थी कि मेरी माँ ने किस तरह मुश्किलात में मुझे पाला और पापा का ख्याल रखा। लेकिन सच तो ये है कि उनकी ज़िंदगी तो मुझसे बहुत अच्छी थी। जो ज़िंदगी मैं अब गुजार रही हूँ, कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर आप भी मेरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे, क्या ऊपर वाला किसी का नसीब ऐसा भी लिख सकता है। मेरी जैसी ज़िंदगी तो ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं हैं मेरे पास। ये उन दिनों की बात है जब मैं 20 साल की थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन माँ अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने पैसे थे कि माँ मुझे दहेज दे पाती और शादी पर होने वाले खर्च उठा पाती। जो रिश्ता मेरे लिए आता तो माँ फ़ौरन मना कर देती। लेकिन एक दिन ऐसा रिश्ता आया मेरे लिए कि माँ ने झटपट हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई तरुण नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि एक ही लड़का है, इसका कोई भाई नहीं, दो बहनें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो अपने अलग घर में रहती हैं। काश हो तुम्हारी उधर शादी हो जाए, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है। उम्मीद है तुम बहुत खुश रहोगी। लड़के की अपनी कपड़े की दुकान है और अच्छा खासा कमाता है, इसीलिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। अच्छे लोग हैं, मुझे तो अच्छे लगे, बाकी तुम बता दो तुम्हारा ख्याल क्या है। मैं भी ये सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ गया है। उन लोगों ने बोला था कि हम लोग शादी करके अपनी बहू को ले जाएंगे और आप टेंशन मत लीजिएगा, घर में ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, हम लोग दहेज भी नहीं लेंगे। मेरी माँ अब उनकी बात से बहुत खुश हुई कि शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा, अगर मांग लेते तो हम कहाँ से देते, कहाँ से पूरा करते। खैर, इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत खुश थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया। इतनी जल्दी शादी करना भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे तैसे करके शादी हो गई और मैं उनके घर आ गई। घर बहुत ही खूबसूरत था, 3 मंजिल घर बना हुआ था। मैं तो देखकर एक लम्हे में हैरत में आ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वो भी अच्छा खासा सजाया हुआ था। मुझे एक पल के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी हो सकती है। मैं जो हर वक्त शिकवे करती रहती थी कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों लिखी है, लेकिन शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया था और मुझ पर रहम कर दिया। तरुण बहुत अच्छा इंसान था और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी के पहले दिन ही जब इस घर में आई तो सास ने मुझसे मीठे में कुछ बनाने की फरमाइश कर दी। मुझे मेरी माँ ने हर चीज़ बनाना सिखाई हुई थी, इसलिए मैंने खीर बना दी। मेरी सास और मेरे पति ने बहुत तारीफ़ें की, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी को इतना टाइम हो चुका था, आज तक मेरी सास ही मेरे बहुत सारे काम करके देती थीं। मेरे कपड़े धोती, कमरे की सफाई करती, खाना बनाती। मैं बस रानियों की तरह ऐश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी। पति तो अच्छे मिले ही हैं, मगर सास बहुत अच्छी मिली हैं। जितनी उन लोगों की तारीफ़ें सुनी थीं वो तो बहुत ही कम थीं। ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात सास की मुझे बहुत अजीब लगती थी। वो सुबह जब मेरे पति अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए ही चली जाती थीं। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका रोज़ का जाना देखकर मैं खुद परेशान हो गई थी कि आखिर ये कहाँ जाती हैं। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, इधर से थोड़े फासले पर ही रहती है, उसके पास चली जाती हूँ, वक्त तो ज़रा अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वो कहाँ जाती हैं। वो शाम में जब घर आती तो आकर मेरा सारा काम करती थीं, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लिटा दिया करती थीं और बहुत सारा प्यार करती थीं मुझसे। मुझे माँ की कमी महसूस न होने देती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर वो मुझसे प्यार करती थीं, मेरा सारा काम करती थीं
और तो और मुझे रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास भर के पिलाकर फिर मेरी सास मेरे पास ही बैठ जाया करती थीं। जब तक मैं सो नहीं जाती थी वो बैठी रहती थीं और मेरे सर पर हाथ फेरती रहती थीं। मेरी सास बहुत कम उम्र की लगती थीं। 1 महीना हो गया था, एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर भागे। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया। अगली बात जो डॉक्टर ने बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सदमे से मैं 1 हफ्ता तक बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, बहुत दिलासा दिया। मुझे मेरी सास ने बहुत कहा कि अपना ख्याल रखो, और मेरा ख्याल खुद भी रखा। 1 हफ्ते बाद मैं वापस पहले की तरह ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। वक्त गुजरता गया। मैं ऊपर वाले से दुआ करती कि मेरी गोद भर दे, मेरी गोद फिर से हरी कर दे। मेरे पति भी मुझे बहुत दिलासा देते थे कि ना उम्मीद मत हो, और एक बार तुम ज़रूर माँ बनोगी। और फिर एक बार मैं फिर से पेट से हो गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरा बच्चा ख़राब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे पति और मेरी सास के रवैये में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। हर सास की तरह मेरी सास ऐसी नहीं थी जो अपनी बहू को ताने देती। मैं बहुत हैरान और परेशान थी, लेकिन बीमार भी रहने लगी थी, सिर्फ ये सोच सोच कर कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और उन सब की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। मैं 3-4 बार पेट से हुई थी, लेकिन ऐसे ही मेरा बच्चा गिर जाता था। मैं अब दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहती। कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरी ख़राब तबीयत को देखते हुए मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इसे बहुत बड़ा रोग है। मैं पागलों की जैसी हो गई थी। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। इस दौरान मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। ये दुनिया खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से ये खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी, उतनी ही तेज़ी से मेरी ज़िंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया। वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सब पट्टियाँ उतर गईं। जैसे ही मैंने अपने पति को अपनी सास से बातें करते सुना, मेरी आंखें और कान उनकी बातें सुनकर देखने और सुनने के काबिल ही नहीं रहे थे। हुआ कुछ यूँ था कि मेरी सास रोज़ की तरह मुझे दूध का गिलास पिलाकर सुलाकर चली गई थीं। मेरे पति काम से देर से आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही दे दिया करती थीं। शादी के पहले दिन से आज तक का ये रिवाज था, और उस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी कि अचानक मेरी प्यास से आँख खुली। आखिर मैं पानी के लिए दूसरे कमरे की तरफ गई। सर में चक्कर भी आ रहे थे, फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में आ गई। पानी पिया और कमरे में आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ीं। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे पति की भी हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर किया तो यही सुना कि संगीता, जो कि मेरी सास का नाम था, कह रही थी, आहिस्ता बोलो, रिया उठ ना जाए। संगीता ज़ोर से हंसती है और फिर से कहती है, वो नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुलाया है, वो सुबह तक नहीं उठेगी। ये सुनकर दोनों फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैं इतनी बात सुनते ही गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती आ रही हूँ। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता था। मैं सदमे में थी। ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन आगे सुन नहीं पाई। अगले दिन मैं नॉर्मल उठी और उन लोगों को शक नहीं होने दिया कि मुझ पर उन लोगों का राज खुल गया है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजर गया और फिर रात आ गई। मेरी सास दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान बटाते हुए गोली छिपा दी और उनको महसूस करवाया कि मैंने दवाई खा ली है। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति आए, वो सीधा उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद से उन लोगों के हंसने की आवाज़ें आने लगीं। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना, काश वो कभी ना सुनती। मेरे पति मेरी सास यानी संगीता से ये बातें कर रहे थे कि संगीता, मुझे लगता है ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ दूसरी शादी का। शादी करने का, तुमसे तो औलाद हो नहीं सकती थी, इसलिए इससे शादी की थी। लेकिन ये भी अब कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए।
संगीता बोली, हाँ मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। देखना, तुम्हारा खुद का बच्चा जरूर होगा। मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से करवाऊंगी तरुण। तरुण बोले, लेकिन इसका क्या करें संगीता? संगीता बोली, ये तो ऐसे ही मर जाएगी। इस बात पर दोनों हंस पड़े। ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही थी वो तो मेरे पति की पहली पत्नी है, मेरी सास नहीं, मेरी सौतन है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिली? खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह तरुण के काम पर जाने के बाद संगीता से एक बार पूछूंगी तो सही कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बार उनसे जवाब जरूर मांगूंगी। रोते रोते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो तरुण काम पर जा चुके थे। मैं उठी और सीधे संगीता के कमरे में चली गई। संगीता मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई। मैं सीधे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई और बोली, संगीता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे ये सवाल पर संगीता चौंक पड़ी। उसको एक झटका सा लगा। इस वक्त तो वो अपनी हालत में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने और तरुण ने मिलकर ये सब किया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तरुण के कभी भी मेरे अलावा किसी और से औलाद हो। इसलिए मैं तुझे ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुँचने वाली हो। दूध में तुमको दवाई मिलाकर देती थी। देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। ये सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थीं। मैंने संगीता को उसके कंधों से पकड़कर झिझोड़ा और सिर्फ यही बोला कि ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया इसकी सज़ा तुम जरूर पाओगी। मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहूँगी। ऊपर वाला मुझे इंसाफ देगा और तुम्हें इसकी सज़ा जरूर देगा। और फिर मैं वो घर छोड़कर आ गई अपनी माँ के पास। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि दोनों की कार एक ट्रक में लगी और दोनों ही वहीं मर गए। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। मैं भी शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। हर वक्त बीमार रहती हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मैं एक अस्पताल में सफाई का काम करने लगी, जहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते और मैं अपना पेट पाल रही थी। इसी हॉस्पिटल में एक लड़का जो माली का काम करता था, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका नाम बिरजू था। बिरजू के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी फिर से हसीन हो रही है। एक दिन तो बिरजू ने मेरे दिल की बात कर दी। उसने मुझे प्रपोज किया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। बिरजू का घर बड़ा तो न था, लेकिन 2 कमरे थे और बहुत ही अच्छे थे। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। बिरजू ने बहुत से डॉक्टरों से मेरा इलाज करवाया। अब धीरे धीरे मेरी सेहत सुधरने लगी थी और आखिरकार मैं फिर से उम्मीद से हो गई। कुछ महीनों के बाद हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। आज मुझे दुनिया का हर ऐश मिल रहा था, लेकिन तरुण और संगीता को याद करती हूँ तो उनकी याद आज भी मेरे दिल को चीर कर रख देती है। लेकिन भगवान ने उनको उनके कर्मों की सज़ा दे दी। दोस्तों, मत भूलो, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो भगवान तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।